फ्रेंड्स नमस्कार, आप सब लोगों को मेरी ओर से मैं नवीन कुमार आपके YouTube चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हम लोग मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू किए हुए हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। मॉक टेस्ट की सीरीज में हमारा मेन टारगेट है जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो। दूसरा, जहां पर भी आपको इंग्लिश ऐसा लगती हो कि मुश्किल है, प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको बहुत ईजिली सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। वोकेबलरी का सेक्शन हम आपको कराते हैं, ग्रामर का सेक्शन कराते हैं, और जो ग्रामर होती है वो किन किन तरीकों से एग्जाम में पूछी जाती है वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का जो मॉक टेस्ट 56 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सेक्शन आ गया, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में गलती बतानी है कहां पर है, ठीक है। देखिए, आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं वही करता जो तुमने किया या जो हुआ, ठीक है। आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस। देखिए सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है उसको समझो। इफ आई वर एक इमेजिनेटिव जो है ना वो कंडीशन है, इमेजिंग, ओके। तो इफ आई वर इन योर प्लेस, देखिए जब भी याद रखना कोई भी कंडीशन ऐसा आपको फील कराए कि इमेजिनेशन वाली है, इमेजिनेटिव कंडीशन है, सो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, और वो भी किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक है। इफ आई वर इन योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ऐसा सोच रहा है नहीं, अगर होता तो सेकंड पार्ट जो होगा जिसमें ये यूज हुआ है, सेकंड पार्ट में शुड भी यूज कर सकते हो, वुड यूज कर सकते हो, ठीक है। आप मे का यूज भी कर सकते हो, डू द सेम अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो आंसर जो है वो ये सही है, कोई गलती नहीं है। इफ वाले पार्ट में आई के साथ वर यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है। दूसरे पार्ट में आई के साथ शुड यूज हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर। यहां मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि कुछ एक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो इमेजिनेशन को डिनोट करते हैं, जिनके बाद ऑलरेडी या नॉर्मली हम लोग जो है वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, एक यूज हुआ है वुड दैट, बहुत कॉमन है, याद रखिएगा। आई विश, ओके। एक कॉमन वर्ड यूज होता है एज इफ। ये तीनों जो होते हैं ये कंडीशन को डिनोट करते हैं। जैसे कि इमेजिनेशन, वो भी वुड दैट, जैसे कि मैं लिखता हूं, देखिए वुड दैट, ठीक है, आई वर ए बर्ड, काश के मैं एक पक्षी होता। देखिए वुड दैट का यूज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किसका यूज हो गया, वर का यूज हो गया, आई वर अ बर्ड, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आई विश आई वर ए बर्ड, काश के मैं एक पक्षी होता, ये लीजिए वर का यूज हो रहा है। शी वॉक्स या शी टॉक्स, वो ऐसे बात करती है, एज इफ शी वर माई सिस्टर, जैसे कि वो मेरी बहन हो। देखिए यहां पर भी किसका यूज किया, वर का, वर का, वर का। अब एक चीज और भी याद रखनी है, यह जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वर का यूज करें। अगर मान लीजिए आप कोई और वर्ब यूज करते हैं तो यहां पर सेकंड फॉर्म यूज हो सकती है। जैसे कि मेरी इच्छा होती, काश मुझे उसका एड्रेस पता होता, तो हम बोलेंगे यहां पर आई विश, काश मैं जानता, आई न्यू हिज एड्रेस, ये लीजिए आई विश आ गया। ये देखिए वर्ब के सेकंड फॉर्म, प्लीज आप ये मत करना आई नो हिज एड्रेस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट कराने के पीछे, क्वेश्चंस को कराने के पीछे हमारा सिंपल पर्पस ये है कि उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने कंसेप्ट हैं वो सब आपको करा दिए जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन को कराया जाए, ओके। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ही हैज बीन सफरिंग विद फीवर, वो बुखार से पीड़ित है, फॉर द लास्ट 6 डेज, पिछले 6 दिनों से, ओके। सेंटेंस को जब हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहां पर दो चीजें यूज हुई हैं, एक तो फॉर का यूज हुआ है, साथ में टाइम यूज हुआ है। तो जहां पर भी टाइम ड्यूरेशन यूज होता है उसके लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, बहुत बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। सेकेंडली बात क्या है कि जब टाइम ड्यूरेशन दी गई उसके लिए हम हैज बीन का यूज करते हैं, जो हमने कर रखा है। यहां पर हैड बीन भी हो सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो देखिए ही हैज बीन सफरिंग, बिल्कुल सही है, सफर का मतलब होता है पीड़ित होना, ओके, विद फीवर फॉर द लास्ट 6 वीक्स। तो सेंटेंस जो है वो गलत है। गलती कहां पर है, जो सफर वर्ड होता है, जब आप किसी चीज से पीड़ित हो तो उसके साथ विद का यूज नहीं करेंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बी आंसर इज करेक्ट, सफरिंग फ्रॉम फीवर, दिस इज योर आंसर, क्लियर है, सफरिंग फ्रॉम, ओके। ये याद रखना है। जैसे एक आध वर्ड में और लिखता हूं जो प्रपोजिशन के रूप में आप इसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे अवेल के साथ ऑफ यूज करो, ठीक है। सफर जो अभी अभी लिखवाया है, फ्रॉम यूज करो। अच्छा, डिफर जो वर्ड है, डिफर, फ्रॉम यूज करो।
या डिफरेंट, इनके साथ किसका यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा। ठीक है, डाई के साथ फ्रॉम यूज करो जब कोई ओवर ईटिंग ज्यादा खाने से मर जाए, ठीक है, या ओवर ड्रिंकिंग ज्यादा पीने से मर जाए, तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सफर के साथ किसका यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। माय फादर सेज, मेरे फादर कहते हैं, फादर सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया। वन शुड ऑलवेज बी सिंसियर टू हिज ड्यूटीज, कि हर एक आदमी को अपनी ड्यूटीज के प्रति सिंसियर होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया, वन से सेंटेंस शुरू हो रहा है। वन क्या है हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके बाद किसका यूज होगा? जल्दी बोलिएगा। जो वन है इसके साथ किसका यूज होता है? या तो वंस का यूज करो, बिल्कुल ठीक है, या फिर आप वन का यूज करो। आप हिज का यूज करेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही का यूज करेंगे, गलत हो जाएगा। ये जो भी है ये गलत है। तो देखिए, टू हिज ड्यूटीज की जगह किसका यूज हो जाएगा? टू वंस ड्यूटीज। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर हैज बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, बहुत सारे रेलवे के एक्सीडेंट हुए हैं ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, पिछले महीने के दौरान। ओके, सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट जो है वो देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है, बेसिक सब्जेक्ट नहीं है ये रियल में। ओके, जब भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर याद रखना, जब भी सेंटेंस देयर से शुरू हो ना, तो जो वर्ब होती है ना, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। ठीक है, याद रखना। सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होगी। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स। ये प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो जो वर्ब यूज हो रही है हैज बीन, ये किससे पहले यूज होगी? नंबर ऑफ से। हो गया। तो अब देखो, अ नंबर ऑफ आ गया। अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा याद रखो कि जो नाउन यूज होता है वो कैसा यूज होता है? प्लूरल। ये पढ़ा होगा हमने। अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा याद रखना नाउन कैसा यूज होगा? प्लूरल। लो मैं लिख देता हूं, अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा याद रखिए नाउन प्लूरल, और जो वर्ब है वो कैसे यूज होगी? सिंगुलर। पहली चीज। ओके, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा याद रखना नाउन प्लूरल यूज होगा, और जो वर्ब यूज होगी, सॉरी यार ये वर्ब प्लूरल यूज होगी, मैं गलती से लिख गया, यहां वर्ब सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है? द नंबर ऑफ का मतलब होता है हम पर्टिकुलर उस नंबर की बात कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है हम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, या जिस भी किसी चीज की बात हम कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे कि देखिए, अब जैसे ये ले लेते हैं, अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स आ गया, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? देयर से। वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैज की जगह किसका यूज हो जाएगा? हैव बीन का यूज होगा। आंसर इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल द नंबर का लिखता हूं, जैसे देखो, द नंबर ऑफ बुक्स, बिल्कुल ठीक है, इज 40। जो किताबों की संख्या है वो कितनी है? 40 है। तो यहां पर बुक्स की बात नहीं हो रही है। बुक्स की किसकी बात हो रही है? नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नंबर की। नंबर सिंगुलर में यूज होगा, नंबर तो सिंगुलर ही होता है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी यूज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, सारे प्रयास के बावजूद, ओके, टू इराडिएट मलेरिया, मलेरिया को उखाड़ फेंकने के लिए, इट स्टिल प्रिवेलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, फिर भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में मलेरिया जो है वो पाया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे मलेरिया एक कॉमन डिजीज है। ओके, चलिए, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद, बिल्कुल सही है। इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर डेस्पाइट लिख देता तो याद रखना डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होगा। ऑल एफर्ट्स, ऑल के बाद प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है। टू इराडिएट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मलेरिया, बिल्कुल ठीक है। इट स्टिल प्रिवेलेंट, ठीक है, ये अब भी सामने आ रहा है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैनी आ गया, मैनी के साथ प्लूरल, बिल्कुल सही है। इंडिया के साथ इन का यूज होगा, ये भी सही है। ऑफ का यूज का, के लिए, ये भी ठीक है। अब या तो आंसर नो एरर है या फिर बी में एरर है। बी में एरर हो सकती है, क्या है सुनिए जरा ध्यान से। स्टिल, स्टिल का मतलब क्या है? अभी भी। इट मीन्स ये किस चीज को डिनोट कर रहा है?
प्रेजेंट सिचुएशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन को डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब अब भी ऐसा हो रहा है। सो हियर वी यूज इट इज स्टिल प्रीवेलिंग। ऐसा क्यों? जो स्टिल वर्ड होता है ना, PREVALING, ये देख लेंगे हम, ठीक है। ओके, जो स्टिल वर्ड होता है ना, स्टिल जो होता है वो हमेशा याद रखना कंटिन्यूटी को डिनोट करता है, और जो कंटिन्यूटी होती है ना स्टिल, उसके लिए बिल्कुल यूज होगा। उसके साथ आप इज एम आर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि शी इज स्टिल क्राइंग, वो अब भी रो रही है, ही इज स्टिल प्लेइंग, वो अब भी खेल रहा है, दे आर स्टिल लाफिंग, वो अब भी हंस रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, स्टिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को डिनोट करता है, एंड स्पेसिफिकली यू कैन यूज इट विथ इज एम आर। ओके, तो इट इज स्टिल प्रीवेलिंग। इट इज ओनली 3 days ago, ये 3 दिन पहले की बात है, दैट ही हैज अराइव्ड, कि वो पहुंचा है। ओके, इट इज ओनली 3 days ago। एगो वर्ड आते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि बात कौन सा टेंस यूज होगा, पास्ट टेंस यूज होगा। एगो का मतलब पहले होता है, पास्ट होता है, ठीक है। तो इट इज ओनली 3 days ago, ये क्लोज अलग हो गया, दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया, ही हैज अराइव्ड, वो पहुंचा है। एगो के साथ किसका यूज होगा? सिंपल पास्ट का यूज होगा। इज की जगह किसका यूज हो जाएगा? वॉज। ये आंसर हो गया आपका। बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो। बहुत जल्द हम ऐसे वीडियोस भी लेके आएंगे जिनमें स्पेसिफिकली जो आपका बैंक पीओ का एग्जाम बिल्कुल नियर बाय है। और एक और बता दूं, उसको टारगेट करते हुए क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट। अब मान लीजिए अगर आप आफ्टर यू कैन से दैट 60 मॉक टेस्ट के बाद जो आप टेस्ट बनाएंगे, उनका जो लेवल है डिफिकल्टी का, वो थोड़ा सा और मुश्किल होने वाला है, ओके, और बढ़ने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। He has lost all that I gave him, उसने वो सब कुछ खो दिया जो मैंने उसे दिया था। Has lost वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है। All what I gave him, जो मैंने उसे दिया था। देखिए all का मतलब सब कुछ, what I gave him, जो मैंने उसे दिया था। I gave him, ठीक है बिल्कुल। He has lost, वो खो दिया था। all, जो all वर्ड होता है याद रखना, ठीक है। all या कोई भी सुपरलेटिव डिग्री याद रखिएगा, ठीक है। एवरीथिंग, ओके, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। समथिंग, ये वर्ड्स याद रखने हैं, ओके, ठीक है। यू कैन से दैट, नथिंग, ओके। हाँ, और भी वर्ड्स होते हैं, वो मैं लिखवाता रहूंगा। इनके बाद अगर हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कोई वर्ड यूज करते हैं तो व्हाट या विच, इन वर्ड्स का यूज नहीं होगा, तो फिर किसका यूज होगा? रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर दैट का यूज होगा। किसका यूज होगा? दैट, ठीक है। ऑल व्हाट आई गेव हिम, व्हाट की जगह किसका यूज करेंगे? ऑल दैट आई गेव हिम, ओके। जैसे कि देखो, इट इज नथिंग, कुछ नहीं है, विच आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड, जिसे मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक एसएससी का क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन कोई भी हो, एग्जाम में तो आते ही हैं। इट इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, विच आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड। देखिए नथिंग वर्ड आ गया तो विच का यूज नहीं होगा, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा। सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट हटा दीजिए, दैट लिख दीजिए। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स व्हिच आई विल एक्सप्लेन, बट इन द नेक्स्ट वीडियोस रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस इट विल बी कमिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई हैव नो न्यूज फ्रॉम हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं है, आप ये कह सकते हैं। मुझे उससे कोई खबर नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है। अब नॉर्मली हम जैसे पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त का क्या हाल है, तो कहते हैं यार उसकी आजकल मुझे कोई खबर नहीं है। देखिए किसकी? उसकी। ऐसा बोलते हैं ना, क्या उसकी कोई खबर है, क्या मेरी कोई खबर है, क्या तुम्हारी कोई खबर है, दैट इज, तो ठीक है। तो उसकी, तुम्हारी, हमारी, इन सब ये जो वर्ड्स है किसको डिनोट करते हैं? पोजेशन को डिनोट करते हैं। और पोजेशन को डिनोट करने के लिए हम या तो ऑफ का यूज करेंगे एज ए प्रपोजिशन, बिल्कुल सही है। तो देखिए आई हैव नो न्यूज, बिल्कुल ठीक है। न्यूज क्या है? नाउन है। नो जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है, ओके, ठीक है। फ्रॉम हिम, फ्रॉम हिम की जगह किसका यूज हो जाएगा? ऑफ हिम। मुझे उसकी कोई खबर नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से। क्लियर? तो किसका यूज होगा? फ्रॉम की जगह ऑफ। हाँ, यहां मैं आपको एक छोटी सी चीज बता सकता हूं, वो क्या है? देखिए, एक वर्ड यूज होता है नो, एक वर्ड यूज होता है नॉट। नो जो है उसका मतलब होता है नहीं, नॉट का मतलब भी नहीं होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको समझिएगा। नो जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। एडजेक्टिव का मतलब इसके बाद नाउन आएगा, जैसे कि नो बॉय, नो गर्ल, ये लीजिए। नॉट एज एन एडवर्ब यूज होता है,
और एज एन एडवर्ब जब यूज होता है तो इसका मतलब ये किसका काम करता है, वर्ब का काम करता है। मैं लिखूंगा आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पर जो नोट वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है, प्ले को डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। आप कभी ऐसा बोले हो क्या आज तक, आई एम नो प्लेइंग, ये होता ही नहीं है, बोलोगे कैसे, क्यों, क्योंकि ये वर्ब को डिनोट कर रहा है, वर्ब को डिनोट करेगा तो एडवर्ब होगा। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं आई हैव नो मनी, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए आई हैव नॉट मनी बोलोगे क्या आप, एसएससी मान लो ऐसा पूछ ले, बैंक ऐसा पूछ ले, आई हैव नॉट मनी, सेंटेंस सही है, गलत। ये नोट किसको मॉडिफाई कर रहा है, मनी को। मनी क्या है, नाउन है, नाउन है तो नॉट की जगह किसका यूज होगा, नो का यूज होगा। महात्मा गांधी एंटायर लाइफ, महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी, एंटायर का मतलब होता है पूरी, पूरी जिंदगी वॉज वन अनरिलेंटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रुथ, कि वो सच्चाई को लेकर एक्सपेरिमेंट करते रहे। ठीक है, किसी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट विद समथिंग होता है, विद समवन होता है, प्लीज आप यहाँ ओन का यूज नहीं करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, आगे देखिए। ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, दैट ही हैड नॉट स्टोलन पर्स, कि उसने पर्स चोरी नहीं किया है। दो आई वॉज क्वाइट श्योर, लेकिन मैं श्योर था, दैट ही हैड, कि उसने ऐसा किया होगा या वो ऐसा कर चुका था, चोरी उसने किया था। सेंटेंस में एक वर्ड यूज हुआ है, देखिए, ही डिनाइड, उसने मना किया। डिनाइड का मतलब क्या होता है, देखिए, डिनाइड का मतलब होता है किसी चीज को कह के, किसी बात को कह के उसको, उससे पीछे हट जाना। एक सिंपल सेंस बोलते हैं, बात से मुकर जाना। ठीक है, बात से पीछे हट जाना, दैट इज कॉल्ड डिनाइड। एक बात। दूसरी बात, उसने मना किया है। ठीक है, जब उससे पूछा गया, तो एक वर्ड मना करने के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता है, दैट इज वी नो रिफ्यूज्ड। क्या होता है, रिफ्यूज्ड। तो डिनाई नहीं, ही रिफ्यूज्ड, उसने क्या किया, मना किया। डिनाई तो हम कब यूज करेंगे, पहले तो उसने हाँ भरी थी, ही एक्सेप्टेड that he had stolen my purse, कि उसने मेरा पर्स चोरी किया है, but later he denied, वो इससे मुकर गया। यहां पर यूज करेंगे, लेकिन शुरुआत में यूज करेंगे, this will be wrong expression। क्वेश्चन नंबर 11, too many skyscrapers, the view along the beach, बीच का जो व्यू था, बीच जो थी खूबसूरत दिख रही थी, उसके व्यू को खराब कर दिया, किसने, स्काई स्क्रैपर्स ने। सो यहाँ पर खराब करने का मतलब क्या है, क्लियर तो होगा नहीं, क्योंकि मान लीजिए ये बीच है, इसमें कुछ लोग उड़ रहे हैं, सब चीजें, तो दैट इज क्लियर इज रॉन्ग। मेक इज, रिवील का मतलब भेद खोलना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट आना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द स्काई। क्लियर, नेक्स्ट देखो। अच्छा 12 का सेम रह गया क्वेश्चन, 13 पे आते हैं। सिनोनिम बताने हैं आपको, वोकैब का सेक्शन शुरू हो गया। मोनोटोनस एक वर्ड दे रखा है, मोनोटोनस का मतलब होता है बहुत ही बोरिंग, बहुत ही उबाऊ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनस। ओके, बोरिंग। सो ऑटोनोमस का मतलब तो होता है अ बॉडी विच वर्क्स इंडिपेंडेंटली इज नोन एज ऑटोनोमस। ओके, एग्जॉस्टिंग इज करेक्ट वर्ड। एग्जॉस्टिंग का मतलब भी क्या होता है, थकाने वाला, उबाने वाला। सी आंसर इज करेक्ट। इक्सन का मतलब होता है झगड़ालू किस्म का आदमी। रिपीटेटिव का मतलब भी होता है जो चीजों को बार बार बोलता रहे, बार बार बोलता रहे। ओके, सो इक्सम मींस इरिटेटिंग, चिढ़ाने वाला। नेक्स्ट देखो, मोनोटोनस का आंसर एग्जॉस्टिंग हो गया। जेस्ट, बड़ा कॉमन एग्जाम में पूछा जाने वाला वर्ड है जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है उत्साह। ओके, उत्साह। तो जेस्ट का उत्साह होता है, मतलब यू कैन से दैट। ग्रीड तो लालच हो जाएगा, सेंटेंस गलत है। अट्रैक्शन भी नहीं होगा, फैसिनेशन कल्पना गलत है। एंथुसियाज्म, बी आंसर इज करेक्ट। सिनोनिम बता ना, जीस्ट, जेस्ट, जील भी मतलब भी वही होता है, एनर्जेटिक होना। वाइबल, ठीक है, वाइबल का मतलब क्या होता है, वाइबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो प्रैक्टिकल हो, जिसको हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइबल। ओके, तो इसका जो आंसर एंटोनिम बताना है, इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रैक्टिकेबल। डी आंसर इज करेक्ट, इम्प्रैक्टिकेबल। अनवाइबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो इंसान के अंदर ईर्ष्या पैदा करे, मतलब एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा करे, दैट इज कॉल्ड अनवाइबल। नेक्स्ट देखो, एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है किसी की प्रेज करना। टू प्रेज समवन इज नोन एज एडुलेशन। यूलोजी भी हो सकता है, एनकॉमियम भी हो सकता है, प्लाउडिट भी हो सकता है, प्रशंसा जिसकी, प्लाउडिट, PLAUDIT, प्लाउडिट बिल्कुल सही है। इनकॉमियम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ओके, ये सही है। बैक बाइटिंग का मतलब चुगली करना, बिल्कुल। एडुलेशन, चुगली करना एडुलेशन का एंटोनिम नहीं हो सकता। प्रशंसा करने का हो सकता है किसी की बुराई करना, ये हो सकता है, बैकबाइटिंग नहीं होगा।
फ्लैटरी, चापलूसी, नहीं ये नहीं होगा। कंडमेशन, कंडमेशन का मतलब होता है, कंडमनेशन का मतलब होता है किसी की बुराई करना, कंडेम करना। ओके, तो दैट बी आंसर इज करेक्ट। अपोजिट बताना है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, कमेंडेबल एक वर्ड यूज होता है। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। ओके, ये बीसी से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडमनेशन। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ही कंप्लीटेड द स्टोरी ऑन टाइम, उसने स्टोरी को समय पर पूरा कर दिया था। ओके, सो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देखिए कंप्लीटेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड गलत है, वॉज कंप्लीटेड और वॉज बीइंग, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे भी हटा दीजिए। वॉज कंप्लीटेड बाय हिम ऑन टाइम, बी आंसर इज करेक्ट। कंप्लीटेड बाय हिम ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, द विजिटर सेड टू देम, नरेशन आ गया। ओके, द विजिटर सेड टू देम, विजिटर ने उसको कहा, अरविंद आप इसको पी लो चाय को, मैं नहीं पीऊंगा, पी लो। द विजिटर सेड टू देम, विजिटर ने उनसे कहा, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक ग्लास पानी दो। नरेशन है, नरेशन को कैसे बनाएंगे देखिए जरा। द विजिटर सेड टू देम, विजिटर ने उनसे कहा, प्लीज, प्लीज का मतलब सेंटेंस किसको डिनोट कर रहा है, रिक्वेस्ट को डिनोट कर रहा है। तो जब कोई सेंटेंस रिक्वेस्ट को डिनोट करे तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। रिक्वेस्टेड कहीं है क्या, देखो सेड टू तो चेंज होगा, ऑर्डर्ड गलत हो गया, सेड ये भी गलत हो गया। द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, सी आंसर इज करेक्ट। ऑप्शन से करके देख लिया करो, सबसे बेस्ट होता है। कई बार पता है क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप ऑप्शन में भी ढूंढोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। 19 पर आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली ग्रेट, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जितने भी वर्ड्स आप देखेंगे, हाइंड्रेंस का मतलब रुकावट होता है, तो लेवल, प्रॉब्लम के लेवल के लिए हाइंड्रेंस वर्ड तो यूज नहीं होगा। हाइंड्रेंस का मतलब तो होता है जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको रोकने के लिए कोई चीज आ गई, दैट इज कॉल्ड हाइंड्रेंस, रुकावट। ठीक है, तो प्रॉब्लम के लिए नहीं होता है। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्स का मतलब होता है परेशान हो जाना, दैट इज कॉल्ड हैरान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। समझ रहे हो, परप्लेक्सिटी के लिए बहुत अच्छा वर्ड एक और भी यूज कर सकते हैं, फ्लरी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, इंट्रिकेसी, इंट्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज का जटिल हो जाना। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें बताना है कि इंप्रूव करना है, तो डिफिकल्टी भी सही है, इंट्रिकेसी भी सही है, तो दैट केस में नो इंप्रूवमेंट इज आंसर, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। 20 पर आएंगे, डायमंड्स आर एटर्नल, डायमंड्स जो है वो एटर्नल होते हैं। इसको, ये हमारा जो लाइन है ये ऊपर चला गया, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, एटर्नल का मतलब क्या होता है, अ थिंग विच इज परमानेंट, विच इज परमानेंट इज नोन एज एटर्नल। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि लास्टेड लॉन्ग, फॉर एवर, ऑल दीज आर वर्ड्स। ओके, सो हमें इसका क्या करना है, इसको चेंज करना है। डायमंड्स आर एटर्नल, इंड्योरिंग, इंड्योरिंग का मतलब तो सहन करने वाला हो सकता है, तो इसके लिए एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो क्या होगा, डायमंड्स आर इम्पैरिशेबल। इम्पैरिशेबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज का विनाश ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड इम्पैरिशेबल। ओके, तो पैरिश का मतलब नष्ट हो जाना, इम्पैरिशेबल का मतलब जो चीज नष्ट ना हो। एटर्नल का जो अप्रोप्रिएट वर्ड हम यूज करेंगे इम्पैरिशेबल के कंटेक्स्ट में कर सकते हैं, सो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, वाइड ऑफ द मार्क, इडियम फ्रेजेस में बताना, वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है, ऐसी वाइड, वाइड मतलब चौड़ा। ठीक है, बहुत सारी जगह छोड़ देना इज नोन एज वाइड ऑफ। बात समझिए जरा। ओके, तो मान लीजिए किसी चीज के लिए हमें इतनी जगह की जरूरत है, उसके लिए हम इतनी जगह छोड़ें, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इररिलेवेंट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। सो आंसर हमारा क्या हो गया, इररिलेवेंट। ये ईवसम नहीं है, ये ऑसम है। ओके, क्रूशियल जरूरी, ऑसम शानदार, इंपॉर्टेंट शानदार। चलो 22 पर आते हैं, गिव इन। गिव इन एक फ्रेज होती है। ठीक है, गिव इन का मतलब होता है किसी चीज के लिए समर्पण कर देना। ठीक है, इसके लिए एक अच्छा और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है बांट देना, बांटना। अच्छा, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, दैट इज। तो गिव इन का हमें बताना है, तो यहां पर रिक्वेस्ट तो गलत हो जाएगा, अलाउ गलत हो जाएगा, लाइक नहीं, यहां पर हो जाएगा यील्ड। यील्ड का मतलब होता है समर्पण करना, समर्पण करना।
टेरिटरी, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही स्पेलिंग जिसकी है वो चूज करना है। टेरिटरी की जो स्पेलिंग है TERRITORY, आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, लाइकली टू अराउज एनवाई। एक वर्ड यूज होता है एनवाई, एक वर्ड यूज होता है जेलसी। एनवाई का मतलब होता है किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करना, जेलसी का मतलब होता है किसी दूसरे की चीजों को देखकर एक नेगेटिव फीलिंग लेके आना, दैट इज नोन एज जेलसी। एनवियस जो वर्ड होता है वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को डिनोट करता है। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान ने कोई चीज़ नहीं बनाई है, सपोज दैट उन्होंने कोई सबमरीन बना ली, तो हिंदुस्तान भी चाहेगा वैसा बनाना, दैट इज कॉल्ड एनवाई, उसको बोलते हैं एनवाई। ठीक है। जैसे कि कईयों का नेचर होता है कि उसके मान लीजिए एग्जाम में 80% मार्क्स आए हैं, तो मैं ना 80 लेके आऊँगा या 82 लेके आऊँगा, हिज नेचर इज एनवियस, एनवियस है उसका नेचर। लेकिन उसके 80% क्यों आए, बेकार है वो, पढ़ नहीं, पता नहीं, मैं उसको डिस्टर्ब करूं, दैट इज कॉल्ड जेलसी। ठीक है, वो क्या होती है, जेलसी होती है। तो यहां पर लाइकली टू अराउज एनवाई इज नोन एज एनवियस। ठीक है, जेलस, जेलस तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक। ठीक है, एनवियस, एनवियस एक एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन के लिए काम करेगा। जो एनवीए, जो एनवाई पैदा करे, पैदा करने के लायक हो, दैट इज कॉल्ड एनवाइएबल। सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, उकसाना, सी आंसर इज। अच्छा, अट्रैक्टिव का एक अच्छा सिनोनिम लिखवा दूं मैं आपको, एल्योरिंग, एंटाइसिंग, बीविचिंग, बीविचिंग। कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स मैंने आपको 3 लिखवा दिए। अट्रैक्टिव के लिए बहुत अच्छे वर्ड है, आप इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। वन हु ईट्स टू मच, एक आदमी जो बहुत ज्यादा खाता हो वो ऑब्वियस नहीं होता, ऑब्वियस मैंने तो मोटा होता है। ग्रीडी माने लालची होता है, तो लालची पैसे का भी हो सकता है, खाने का नहीं हो सकता। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता हो, इज नोन एज, सी आंसर इज करेक्ट। ए पर्सन हु ईट्स टू मच इज नोन एज ग्लटन। ओके, हंग्री, भूखा, भूखा आदमी ज्यादा खाए जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा खाए दैट इज नोन एज ग्लटन। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हमने बनाए, मुझे उम्मीद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे कुछ किया करो और कमेंट वगैरह भी लिखा करो, लाइक भी किया करो, और ताकि मुझे भी थोड़ा सा एनर्जी मिले ना कि हाँ मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, वो चीज़ मुझे पे कर रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, बाय, टेक केयर।